उसकी उंगली देखकर वो कहता है कि हमें इसका इलाज करना होगा। वो रोबोट उसे एक नई उंगली लगा देता है और वो उंगली काम भी कर रही थी। लूसी को भी खुशी होती है। वो उस रोबोट को अपना दुख दर्द बयां करने लगी और कहती है कि मुझे लगा यहाँ अंदर आकर मुझे अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। रोबोट जवाब में कहता है कि नहीं, क्या बेहुदा बात सोच रही हो तुम, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर के अंग निकालने वाला हूँ। और ये सुनते ही लूसी के होश उड़ जाते हैं, मगर देर हो चुकी थी। वो रोबोट उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। वैसे इस रोबोट का नाम मिस्टर गर्सी है। कुछ देर बाद जब लूसी को होश आया तो वो स्ट्रेचर से बंधी हुई थी। अब उसे समझ आया कि कूपर ने उसे कहाँ भेजा है। यहाँ इंसानी अंग निकाले और लगाए जाते हैं और लूसी के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। ये जगह दो लड़के चलाते थे। वो इस रोबोट को आदेश देते हैं कि जल्दी से इस लड़की का काम तमाम कर दो ताकि अगली डिलीवरी जल्दी हो सके। रोबोट लूसी को ऑपरेशन थिएटर में ले आता है और जैसे ही वो उसे काटने वाला था, लूसी खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। बेड से आजाद होते ही वो उस रोबोट से लड़ती है और उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर नाकारा बना देती है। रोबोट को खराब करने के बाद वो एक गन लिए उन दो लड़कों को धमकाती है कि मुझे तो तुम्हें आजाद करना ही है, मगर जितने भी लोगों को तुमने कैद में रखा है उन्हें भी आजाद करना होगा। यहाँ ज्यादातर म्यूटेंट्स को ही रखा गया था, जिसमें से बहुत तो ठीक थे, मतलब अभी हैवान नहीं बने थे, मगर कुछ थे जो बदल चुके थे। वो लड़के ठीक ठाक म्यूटेंट्स को आजाद कर देते हैं, मगर बाकी को नहीं करने वाले थे। वो लूसी से कहते हैं कि तुम नहीं जानती लड़की वो कितने खतरनाक है, मगर लूसी उन्हें मजबूर करती है और जैसे ही वो बेकाबू पिशाच आजाद हो जाते हैं वो इन पर हमला कर देते हैं। वो लड़के तो तुरंत ही मारे जाते हैं। लूसी बच गई, मगर पहली बार उसने किसी घोल का कत्ल किया। खैर, जैसे कि विल्जिक ने कहा था कि धीरे धीरे तुम पर यहाँ की हैवानियत का रंग चढ़ जाएगा, तो अब वही हो रहा था लूसी के साथ। वो दवा लिए लूसी बाहर आई जहाँ कूपर तड़प रहा था। वो भी जल्दी बदल जाता। लूसी के हाथ में गन थी, वो चाहती तो उसे वहीं खत्म कर सकती थी, मगर वो कहती है कि हो सकता है मैं तुम्हारी जैसी दिखने लगूं, मगर मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बनूंगी क्योंकि मुझे ऊपर वाले का फरमान याद है। ये कहकर वो चली जाती है। होश संभालने के बाद कूपर उस इमारत में आता है जहाँ उसे ढेर सारे वो ट्यूब्स मिल गए। उसे पाकर वो बहुत खुश था। सोफे पर बैठकर वो अपने 200 साल पुरानी फिल्म देखने बैठ जाता है। ये तो थी बाहर की दुनिया की कहानी। अब जाते हैं वॉल्ट्स में, खासकर वॉल्ट नंबर 33 में, जहाँ पहले हमला हुआ उसके बाद लूसी चली गई। इन लोगों ने रेडर्स को कैद में रखा था, जो कि एक अच्छा आइडिया नहीं था, क्योंकि अगर वो आजाद हो गए तो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मगर वुडी और रेज नाम के इन दो नमूनों को लगता है कि वो इन लोगों को बदल सकते हैं, अपना जैसा बना सकते हैं। हालांकि ये करने में इन्हें सदियां लग जाएगी। अब इस वॉल्ट का कोई ओवरसियर भी नहीं था, इसलिए कुछ ही दिनों में यहाँ इलेक्शन होगा और इनका एक नेता चुना जाएगा, क्योंकि लूसी के पिता को तो रेडर्स ले गए। यहाँ पर सिर्फ लूसी का भाई नॉर्मन इकलौता इंसान था जो इन कैदियों को मौत की सजा देना चाहता था। इसलिए बेटी नाम की एक एल्डर नॉर्मन को समझाने आती है कि उसकी ये सोच कैसे बाकी वॉल्ट वालों पर बुरा असर डाल सकती है, इसलिए उसे ना ऐसा कुछ सोचना है ना ही ऐसा कुछ करना है। नॉर्मन उसे यकीन दिलाता है कि वो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। वहाँ स्टीफनी, जिसने रेडर्स के हमले में अपने पति को खो दिया था, वो प्रेग्नेंट भी थी, इसलिए वो काफी दुखी थी। अपने पति का कुछ सामान वो चैट के लिए ले आती है। उसका स्वेटर उसे पहनाकर उसे उसकी याद आने लगी, इसलिए वो चैट के साथ ही इंटीमेट होने की कोशिश करती है, मगर तभी उसे लेबर पेन शुरू हो गया। नॉर्मन अपने दिमाग से ये ख्याल नहीं निकाल पा रहा था कि वॉल्ट 32 में ऐसा क्या हुआ होगा। हर रोज वो उन कैदियों को खाना तो देता था। एक से पूछने पर उसे जवाब मिलता है कि उन्होंने वॉल्ट 32 वालों को नहीं मारा, ना ही वो मासूम थे। कंप्यूटर में चेक करने पर भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए चैट को अपने साथ मिलाकर वो वॉल्ट 32 में चुपके से घुस जाता है। हालांकि चैट ये सब नहीं करना चाहता था, मगर उसे अब भी लूसी से प्यार था और उसकी याद में वो नॉर्मन की मदद कर रहा था। वॉल्ट 32 में हर तरफ लाशें थी, मतलब यहाँ रहने वाले लोगों की, और ये सब 2 साल पहले हुआ था। लग रहा था जैसे ये लोग एक दूसरे को ही मारने पर उतर आए थे। इस वॉल्ट का हाल बहुत बुरा था। अंत में जब नॉर्मन उनके कंप्यूटर से जानकारी लेता है तो पता चलता है कि वॉल्ट का दरवाजा बाहर से खोला गया था, मगर ये मुमकिन नहीं, क्योंकि वॉल्ट खोलने के लिए उस डिवाइस की जरूरत होती है, यानी पिप बॉय की, जो इनके हाथ पर लगा है, और पिछले 200 सालों में कोई यहाँ से निकला ही नहीं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तब नॉर्मन कहता है कि जानकारी के हिसाब से उन रेडर्स के पास वो डिवाइस थी, वो भी मेरी माँ का, और ये बात दोनों को उलझन में डाल देती है। यहाँ से एपिसोड 5 की कहानी शुरू होती है। ये सब जानकर नॉर्मन और चैट को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इस वॉल्ट में हर तरफ लाशें थी, इसलिए दोनों तुरंत वहाँ से बाहर आते हैं। अपने वॉल्ट में आते ही बेटी से उनका सामना होता है। आमतौर पर ये लोग झूठ नहीं बोलते, मगर नॉर्मन थोड़ा अलग था, इसलिए बेटी जब पूछती है कि वो दोनों कहाँ गए थे तो नॉर्मन झूठ मूठ बोल देता है। अब सवाल ये है कि 2 साल पहले वॉल्ट 32 वालों को किसने मारा, और अगर वो एक दूसरे के ही दुश्मन बन गए तो आखिर वजह क्या रही होगी। वहाँ की दीवारों पर भी यही लिखा था कि हम सच जानते हैं, और वॉल्ट 31 में क्या है, वी नो द ट्रुथ। अभी तक हमने वॉल्ट 32 और 33 को देखा, मगर वॉल्ट 31 अभी तक नहीं दिखाया गया। अब चूंकि वॉल्ट 33 में कोई नेता नहीं है, इसलिए यहाँ इलेक्शन होता है। रिज, वुडी और बेटी इलेक्शन लड़ रहे थे, मगर बेटी जो कि वॉल्ट 31 से आई थी और उसके पास तजुर्बा भी था, इसलिए वो आसानी से जीत जाती है। सभी इस जीत का जश्न मनाते हैं। बेटी एक भाषण देती है कि वो मैकलेन की तरह यहाँ सब कुछ सही रखने की कोशिश करेगी। नॉर्मन को जब मौका मिल जाता है तो वो बेटी के कंप्यूटर में सीक्रेट डेटा को चेक करने लगा। ये पुराने जमाने के कंप्यूटर है, इसलिए इन्हें हैक करना काफी आसान है, और वैसे भी यहाँ रहने वाले हर इंसान को सब कुछ सिखाया जाता है। कंप्यूटर में नॉर्मन को ये जानकारी मिलती है कि आज तक जितने भी लोग यहाँ के ओवरसियर बने हैं वो वॉल्ट 31 से ही आए थे। यहाँ का कोई भी कभी लीडर नहीं बना, और वॉल्ट 32 में भी ऐसा ही होता था।
ये बात उसे उलझन में डाल देती है। खैर वो अपनी नई ओवरसियर को मुबारकबाद देने जाता है, यानी बेटी को, और बाद में वो चैट से ये बात शेयर करता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता, हमारा हर ओवरसियर वॉल्ट 31 से ही आता है, पर ऐसा क्या हो सकता है वहाँ। चैट ज्यादा नहीं सोचता था, ना ही उसे सब में कोई दिलचस्पी थी। वो कहता है कि वहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, वहाँ के लोग हमसे ज्यादा काबिल है, शायद यही वजह हो सकती है। यहाँ तक इनके पास एक दमदार स्लोगन भी था कि जब डर आपको सताए तो वॉल्ट 31 वाले को जिताए। मगर नॉर्मन जानता था कि ऐसा नहीं है, वॉल्ट 31 में जरूर कोई राज छुपा है। चेट अब स्टेफनी के साथ ही रहने लगा था। उसे स्टेफनी से प्यार नहीं था, मगर ये लोग दिल के इतने अच्छे होते कि किसी को भी इनकार नहीं कर सकते थे। स्टेफनी असल में वॉल्ट 31 से आई थी। ये जानकर नॉर्मन से एक सवाल पूछता है कि स्टेफनी वॉल्ट 31 और हमारे वॉल्ट में क्या अलग है, तो स्टेफनी जवाब देती है कि वहाँ के मैश पोटैटोज बहुत अच्छे हैं। नॉर्मन ये कहकर चला जाता है कि मेरे पिता भी यही कहा करते थे। अगले दिन इनकी नई ओवरसियर यानी कि बेटी ऐलान करती है कि वो एक साथ वॉल्ट 32 में जाएंगे, क्योंकि अपने किसी पड़ोसी वॉल्ट को वो खाली नहीं देखना चाहते। नॉर्मन को लगा वहाँ भी लाशें होगी, मगर बेटी ने पहले से ही वहाँ की साफ सफाई कर दी थी। वहाँ खून का एक निशान तक नहीं था, जो कि नॉर्मन को शक में डालने के लिए काफी था। ये सारी समस्या की जड़ वॉल्ट 31 और उससे आए हुए लोग हैं, मतलब कि वो इन्हें अंधेरे में रख रहे हैं। वो बेटी से पूछता है कि जब मेरी माँ मरी थी तो उसका वो पिप बॉय कहाँ था। बेटी जवाब देती है कि हमने उसके साथ ही दफना दिया था। नॉर्मन पूछता है कि क्या आपको यकीन है। बेटी जवाब देती है कि हाँ, क्योंकि उसे मैंने और तुम्हारे पिता ने खुद दफनाया था। नॉर्मन बहुत कुछ पूछना चाहता था, मगर उसके लिए ये ठीक नहीं था, इसलिए वो खामोश रहता है। अब ध्यान देते हैं बाहर की दुनिया पर। लूसी अभी भी अपने पिता की तलाश में है। कूपर के हाथों तो वो बिक भी गई थी और उसके अंग भी निकाल लिए जाते, मगर किसी तरह उसने खुद को उस मुसीबत से निकाल लिया। मैक्सिमस और थेडियस ने जेल में रहने वाले उस राक्षस का सामना किया और खुशकिस्मती से जिस चीज को हासिल करने के लिए ये निकले थे, मतलब कि विल्जिक का सर, वो अब इन दोनों को मिल चुका है। दोनों बहुत खुश थे और जीत का जश्न मना रहे थे। थेडियस को अभी तक पता नहीं था कि कवच के अंदर असल में मैक्सिमस है। अभी तक वो उसे टाइटस ही मान रहा था, यहाँ तक कि वो उसे अपने आप पर मोहर लगाने का भी कहता है। मैक्सिमस भावनाओं में बह जाता है और फैसला करता है कि वो थेडियस को सच बता देगा। अगर उसने साथ दिया तो दोनों एक झूठी कहानी बताकर सब ठीक कर लेंगे। मगर जैसे ही मैक्सिमस उसे अपना चेहरा दिखाता है, थेडियस के हाव भाव बदल जाते हैं। वो मैक्सिमस पर भड़क जाता है, बल्कि उससे लड़ने लगा। मैक्सिमस उसे रोकने और समझाने की बहुत कोशिश करता है, मगर थेडियस मैक्सिमस को एक लूजर समझता था। थेडियस उस पर हावी हो जाता है और उसके सूट से फ्यूजन रिएक्टर निकाल लेता है, क्योंकि चाबी सिर्फ स्क्वायर के पास ही होती है। ऐसा करते ही सूट की ऊर्जा बंद हो गई। इस हाथापाई में मैक्सिमस ने थेडियस का पैर भी जख्मी कर दिया था। अब सूट बंद पड़ गया था और मैक्सिमस उसके अंदर कैद। वो खुद से निकल नहीं सकता, उसे किसी की मदद की जरूरत थी बाहर से, और ये दोनों एक टनल में आ गए थे जहाँ पर किसी का आना मुमकिन तो नहीं था। थेडियस कहता है कि ये सर मैं खुद ले जाऊंगा और तुम्हारी सच्चाई भी सबको बता दूंगा। तो वो ऐसा ही करता है और मैक्सिमस को वही मरने के लिए छोड़ देता है। अगले दिन मैक्सिमस का बुरा हाल था। सूट की गर्मी उसे मार रही थी और इससे भी बुरा कि वो बड़े बड़े कॉकरोच उसे खाने के लिए आ गए। मैक्सिमस कुछ नहीं कर सकता था, एक उंगली तक नहीं हिला सकता था और वो उसे जिंदा खा जाते, मगर तभी गोली चलती है। कोई उन कॉकरोचेस को मारने लगा। पास आने पर मैक्सिमस देखता है कि ये लूसी है। वैसे वो लूसी को पहले ही मुलाकात से पसंद करने लगा था, जब वो फिली में मिले थे पहली बार। मैक्सिमस उससे मदद मांगता है कि प्लीज मुझे इस सूट से बाहर निकालो, किसी ने मेरा रिएक्टर चुरा लिया और मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी मदद की थी जब वो पिशाच तुम्हें मार रहा था। अब लूसी थोड़ी बदल गई थी, इसलिए वो कहती है कि देखो मैं मदद तो करना चाहती हूँ, मगर जब से मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा है हर कोई मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। बातों बातों में ही लूसी की हालत बिगड़ने लगती है। मैक्सिमस समझ जाता है, उसे कहता है कि ये रेडिएशन का असर है, देखो मेरे पास इसकी दवा है, अगर जल्द ही तुमने वो ना ली तो तुम मारी जाओगी, इसलिए मुझे यहाँ से निकालो वरना हम दोनों मारे जाएंगे। अंत में लूसी को उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। वो उसे आर्मर से बाहर निकाल लेती है। मैक्सिमस उसका इलाज करता है और अपने आर्मर को वहीं छुपा देता है ताकि कोई उसे चुरा ना ले। फिर मैक्सिमस लूसी से कहता है कि मेरे स्क्वायर ने एक कीमती चीज चुराई है, इसलिए मुझे उसके पीछे जाना होगा। वो सर का जिक्र नहीं करता, मगर लूसी इतनी भी बुद्धू नहीं थी, उसे पता था कि यहाँ हर कोई उस सर के पीछे है। वो मैक्सिमस से पूछती है कि जो ये तुम्हारा ब्रदरहुड है, इनके पास ऐसे T-60 आर्मर और भी है ना, और हथियार भी। मैक्सिमस जवाब देता है कि हाँ। तब लूसी उससे एक सौदा करती है कि देखो उस सर में मैंने एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया है, दोनों मिलकर उस सर को ढूंढते हैं, फिर तुम उसे अपने ब्रदरहुड ले जाना और उनसे कहना कि वो मेरी मदद करे, थोड़ी बहुत सेना देकर मैं अपने पिता को भी छुड़ा लूंगी। क्या ये सौदा मंजूर है? दिल ही दिल में मैक्सिमस जानता था कि ऐसा होना मुमकिन नहीं, मगर फिर भी वो लूसी से हाथ मिलाता है और दोनों ही थेडियस को पकड़ने निकल जाते हैं। रास्ते में इनका सामना दो आदमखोरों से भी हुआ, जो पहले तो इन्हें यकीन दिलाते हैं कि हमारे पास कोई हथियार नहीं, तुम अपने रास्ते निकल जाओ और हम अपने रास्ते। पर अगर लूसी अकेली होती तो ये लोग उसे कच्चा ही खा चुके होते। मगर मैक्सिमस इस दुनिया से वाकिफ था, उसे पता था यहाँ चीजें कैसे काम करती है। तो इससे पहले कि वो दो कैनावेल इन्हें मार दे, मैक्सिमस लूसी की गन लिए दोनों को वहीं